पहले बिजनेसेस का जो फोकस था वो सिंपल था, प्रॉफिट कमाओ। एनवायरनमेंट की बात अलग थी और बिजनेस अलग था। लेकिन आज दुनिया बदल चुकी है। मैं बात कर रहा हूं 2026 की। मतलब अब हम 25 साल कंप्लीट कर चुके हैं इस सेंचुरी में। हमने देखा रशिया यूक्रेन वॉर, हमने अभी देखा करंट में ईरान कॉन्फ्लिक्ट, यूएस के साथ, इसराइल के साथ। इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट से हमने देखा एनर्जी प्राइसेस, ना ऑयल और नेचुरल गैस, इन दोनों प्राइसेस को हिला दिया। एआई रेवोल्यूशन की बात करें तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहा है। क्लाइमेट चेंज फैक्ट्रीज को, वर्कर्स को और सप्लाई चेन्स को अफेक्ट कर रहे हैं, है ना। फैक्ट्रीज को, वर्कर्स को और सप्लाई चेन्स इंपैक्ट हो रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि ग्रीन होना चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि जो ग्रीन नहीं होंगे क्या वो फ्यूचर में प्रॉफिटेबल रह पाएंगे, या फिर क्या वो फ्यूचर में सरवाइव भी कर पाएंगे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि सस्टेनेबिलिटी अब एनवायरमेंटल एजेंडा नहीं है, बल्कि बिजनेस सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बन चुका है। तो ऐसा कि आप देख सकते हैं हेडिंग, रोज आपके लिए रात के 8 बजे मैं करंट अफेयर्स लेके आता हूं। आज से मैं एक चीज शुरू कर रहा हूं, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में मुझे ये भी बताएं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं देश का युवा क्या सोचता है ना। हर जगह जेनजी प्रोटेस्ट को भड़काने की कोशिश की जा रही है और हमारे देश में डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। आप देखो, कहीं ना कहीं मैं ये जानना चाहता हूं कि जो मेरे लिसनर्स हैं उनका किसी भी करंट इशू पे क्या ओपिनियन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्लाइड से। द थ्री मेगा डिसरप्शंस, है ना, दैट इज चेंजिंग द बिजनेसेस फॉर एवर। अब ये बहुत सिंपल सी चीज है ना, इसको ज्यादा हम कॉन्फ्लिक्ट या कॉम्प्लिकेटेड करते हुए नहीं देखेंगे। जो तो थ्री मेगा डिसरप्शंस चेंजिंग बिजनेस फॉर एवर है, उसमें सबसे बड़ा है जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। अभी हम देखते हैं सिंपल, अभी आपने देखा रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है। वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी वजह से ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस और उस पे भी प्राइसेस पे इम्पैक्ट आया, सप्लाई शॉर्टेज हुई है, और फिर ट्रेड वॉर शुरू हो गई जो कि ट्रम्प के मतलब उनके टेन्योर 1 में भी थी और टेन्योर 2 में भी। अब यहां से सिर्फ हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बात नहीं करेंगे, हम इसके पीछे का पूरा एजेंडा समझेंगे। अभी तक क्या चलता था, जो भी डिकेड से चलता था, कई मतलब दशकों से चलता है, मैनी डेकेड्स। बिजनेसेस अज्यूम करते थे कि जो एनर्जी है ना वो हमेशा अवेलेबल रहेगी। मतलब गैस चाहिए तो गैस खरीद सकते हैं, पेट्रोल चाहिए तो पेट्रोल खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है इलेक्ट्रिसिटी खरीद सकते हैं। ट्रेड रूट्स जो हैं वो ओपन रहेंगे। तो जब तक डेवलप्ड कंट्रीज को फायदा हो रहा था डब्ल्यूटीओ से, वो उसका फायदा उठाते थे। अब जब उनको फायदा होना, नुकसान होना शुरू हो गया, जब चाइना ने, इंडिया जैसी कंट्रीज ने या डेवलपिंग कंट्रीज ने डब्ल्यूटीओ का फायदा उठाना शुरू कर दिया, तो बाकी कंट्रीज को तकलीफ होना शुरू हो गई। तो उनको लगता था ट्रेड रूट्स हमेशा ओपन रहेंगे। और फिर सप्लाई चेन की बात करते हैं, तो सप्लाई चेन्स हमेशा फंक्शन करेंगी स्मूथली। तो ये तीनों चीजों का जो, मैं कह सकता हूं मिथ तो नहीं बोलेंगे, पर इसका जो एक अजम्पशन था कि हमेशा रहेगा, एनर्जी प्राइस अवेलेबल रहेगी, ट्रेड रूट्स रहेंगे या फिर सप्लाई चेन, ये चीज कहीं ना कहीं शैटर हुई है। अभी ये सारे अजम्पशन डिस्ट्रॉय हो गए। सिंपल, आज जो जियो पॉलिटिक्स का कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है बिजनेस की कॉस्ट को। सपोज फॉर एग्जांपल, आपका कोई ऑफिस है, किसी एक इंटरनेट प्रोवाइडर पे डिपेंड करता है। मैं लेक्चर ले रहा हूं, मान लो किसी एक इंटरनेट प्रोवाइडर, अगर वो प्रोवाइडर शट डाउन हो जाए तो क्या आपका बिजनेस का ऑपरेशन स्टॉप हो जाएगा? यही हमारे साथ हुआ है। हमारे सप्लायर्स लिमिटेड थे, हमारे मतलब कंट्रीज के, सारी कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूं। अभी धीरे धीरे कंट्रीज भी सीख रही हैं कि किस तरह से हम इंप्रूव करें। नॉट जस्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन की बात हमेशा चलती है क्योंकि सामान बेचने की बात चलती थी, पर जिससे हम सामान खरीद रहे हैं हम ये अज्यूम करके चलते थे कि वो देश तो हमें सप्लाई करता ही जाएगा। पर हमको ये नहीं पता था कि अगर वो देश सप्लाई करना चालू रखे, चाहता है, हम खरीदना चाहते हैं, फिर भी कोई ना कोई ऐसी चीज आ जाएगी जो ये ट्रेड को रोक सकती है। अब इन सब का एक कॉमन फैक्टर था। कॉमन फैक्टर क्या था? फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी। मतलब वॉर के बाद क्या हुआ, नेचुरल गैस के प्राइस बढ़ गए, जो एलपीजी, पीएनजी, आपकी जितनी सारी सीएनजी गैसेस हैं वो, है ना। फिर यूरोपियन इंडस्ट्रीज ने भी राइजिंग कॉस्ट फेस किया। जैसे मैं अगर बात करूं 2022 की सर्दियों की, तो यूरोपियन कंट्रीज परेशान हो गई थी उनको गैस की शॉर्टेज की वजह से, है ना। क्योंकि एक बार गर्मी में एसी ना मिले चलेगा, सर्दियों में हीटर ना मिले ना, सर्वाइवल डिफिकल्ट है यूरोपियन कंट्रीज के लोगों का। तो ये सारी चीजें हैं, और फिर उस वजह से इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस भी जंप कर गए थे। अब कई सारी फैक्ट्रीज टेम्परेली उन्होंने प्रोडक्शन भी रिड्यूस कर दिया था।
आज भी किया हुआ है, ऐसा नहीं। वेस्ट एशिया की बात कर लेते हैं, तो वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, मैं कई बार उसको एक्सप्लेन भी कर चुका हूं, है ना। आप अगर लगातार डेली वीडियो देखते आ रहे हैं तो आप उसके साथ समझ सकेंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तो ऑयल प्राइसेस ने फटाफट इमीडिएटली रिएक्ट किया। इवन इफ इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया कोई भी पार्ट नहीं है कॉन्फ्लिक्ट का, पर इंडिया के बिजनेसेस, इंडिया के सिटीजन्स सब हायर फ्यूल कॉस्ट को पे कर रहा है। जब बिजनेसेस पे करेंगे तो वो कंज्यूमर से ही तो लेंगे, तो कंज्यूमर्स भी पे कर रहे हैं। अब इन सब के बीच में एक कॉमन फैक्टर क्या था जो मैंने आपको बताया। जियोपॉलिटिक कॉन्फ्लिक्ट जो भी होते हैं 20th सेंचुरी से ले लो या अभी तक ले लो, वो एनर्जी मार्केट्स की वजह से ही होते हैं। मतलब एनर्जी अभी भी, आप कुछ भी बोल लो, डेटा इज द न्यू ऑयल और एटसेट्रा, बट एनर्जी अभी भी बैकबोन है इकोनॉमिक एक्टिविटी की थ्रू आउट द वर्ल्ड, है ना। जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, हमारी मतलब सभी दुनिया के सभी कंट्रीज की, वो भी डिपेंडेंट है ऑयल और गैस पे। जैसे कि फर्टिलाइजर की बात करूं तो नेचुरल गैस एक बहुत बड़ा इनपुट है यूरिया के प्रोडक्शन में। जब यूरिया बनता है ना, खाद, तो उसके प्रोडक्शन में हमको नेचुरल गैस का यूज होता है। फिर एविएशन की बात करूं तो एविएशन में भी एयरलाइंस हैं, कितनी इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ फ्यूल वो कंज्यूम करती हैं, तो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ जाते हैं तो एविएशन के टिकट प्राइस बढ़ जाते हैं। आप देखो फ्लाइट के टिकट सब जगह बढ़े हुए हैं, है ना। तो स्टूडेंट ट्रेवल करते हैं एग्जाम देने के लिए, है ना, प्रोफेशनल्स ट्रेवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इफेक्ट है उसका। वैसे ही फर्टिलाइजर में गैस के प्राइस बढ़ गए, फर्टिलाइजर के प्राइस बढ़ गए, फिर वो फार्मर्स को अफेक्ट होगा, फार्मर से कंज्यूमर पे आएगा। फिर शिपिंग की बात कर ले तो ग्लोबल ट्रेड ना शिप से ही होता है, क्योंकि हवा में उड़ा के हम भारी भारी सामान नहीं ले जा सकते, बड़े बड़े कंटेनर हवा में उड़ाने में बहुत कॉस्ट आती है, तो समुद्र पानी के जहाज से ही जाता है शिपिंग आज भी, है ना। तो ग्लोबल ट्रेड है, जैसे भाई स्मार्टफोन है ना, लैपटॉप है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हैं, ये सब शिपिंग कॉस्ट पे ही डिपेंडेंट करते हैं। जब शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी तो इन सबका रेट भी बढ़ जाएगा, है ना। स्टील की बात करूं तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग भी एनर्जी इंटेंसिव है ना। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं स्टील कहाँ का यूज होता है, कार में यूज होता है, कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। आप देखो देश में हर जगह रोड बन रही है, घर बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील चाहिए उनको, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे, कार बन रही है। केमिकल्स की बात कर ले, केमिकल इंडस्ट्री ऑल्सो very heavily rely on hydrocarbons. Like almost every factory uses energy, that's manufacturing. So every geopolitical conflict immediately impacts business cost. ये है immediately impact, मतलब एनर्जी सिक्योरिटी अभी हमारे लिए एक की कंपोनेंट बन चुका है इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए। अब जो भी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है, आप देख सकते हैं अगली स्लाइड में, अगर कोई भी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हुआ उससे ना हमारी पूरी, है ना, इकोनॉमिक चेन बिगड़ जाती है। जैसे मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होने से क्या होगा, ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, ऑयल लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ऑयल के प्राइसेस बढ़ने से क्या होगा, है ना, ट्रांसपोर्ट के प्राइस बढ़ जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब सब पेट्रोल महंगा तो ट्रक महंगे, ट्रक महंगे तो सारा सामान महंगा। फिर जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, सब बढ़ गया, ऑयल प्राइस बढ़ गया, इनपुट बढ़ गया, तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब जब ये सारी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो जो कंपनीज के मार्जिन है वो गिर जाएंगे, मतलब प्रॉफिट, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट गिर जाएगा। मतलब पेट्रोल एक्सपेंसिव हो गया और आपकी सैलरी उतनी ही रही, हाँ। अगर वो एक पिज्जा के बराबर भी एक्सपेंसिव हो गया, तो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आप एवरीडे पिज्जा खाने में भी स्ट्रगल कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ठीक है। डिसरप्शन दूसरा कौन सा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब इसमें क्या है, एआई इज क्रिएटिंग वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्टिविटी रेवोल्यूशन इन हिस्ट्री। अब जो सब लोग हैं वो एआई को किस से कंपेयर कर रहे हैं, अगर आप देखो, आप अगर खबरें पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, इतनी सारी चीजें चलती, मैं आपको इसलिए समरी भी लेके आ रहा हूं। बट आप फिर भी न्यूज में देखोगे, एक्सपर्ट्स की सुनोगे, एआई में जो लोग काम कर रहे हैं उनको देखोगे, तो इलेक्ट्रिसिटी के बराबर कंपेयर कर रहे हैं, वो इंटरनेट से कंपेयर कर रहे हैं, इवन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1760 से कंपेयर कर रहे हैं। आप देखो इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मतलब एआई ने प्रोडक्टिविटी इतनी इंप्रूव कर दी है। बहुत सारी जगह कस्टमर सर्विस में आप कस्टमर, मतलब कस्टमर किसी इंसान से बात ही नहीं करता, बॉट्स ही आंसर करते हैं। मुझे ही एचडीएफसी बैंक से कॉल आता है कस्टमर केयर से, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, सब रोबोट बोलते हैं और हम यहाँ से हाँ बोलते हैं, तब जाके वो कॉल कनेक्ट कराते हैं। मतलब इनिशियल क्वेरी मान लो दिन की 100 आती हैं, तो बॉट्स तो काफी कुछ खुद ही फिल्टर कर ले रहे हैं, है ना। तो एआई सिस्टम कैन परफॉर्म
दैट प्रीवियसली रिक्वायर्ड डजन्स ऑफ एम्प्लॉइज। आप समझ रहे हैं, एक इंसान, एक एआई कम से कम 10 इंसान का काम आसानी से कर सकता है। इस एक एआई को चलाने के लिए एक ही इंसान चाहिए, मतलब 9 लोग की छुट्टी हो रही है यहाँ से। अब कौन से ऐसे एरियाज है, कौन सी ऐसी जॉब्स है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है एआई का, है ना। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना अगर आपको देखना है तो, कि एआई पे कौन से सेक्टर में सबसे पहले इंपैक्ट पड़ने वाला है, जिससे आपको पता रहे कि आप जो स्किल सीख रहे हो ऐसा ना हो 5 साल बाद वो ऑब्सोलीट हो जाए। तो आज से ही आप ऐसी स्किल सीखो जो एआई के जमाने में भी रेलेवेंट रहे, है ना। तो ऐसी कई सारी सर्विस है, मैं आपको हाईलाइट में बता देता हूँ, है ना। जैसे फ्रॉड डिटेक्शन, पहले लोग मैनुअली करते थे। कस्टमर सर्विस, है ना। लोन का असेसमेंट करना है, प्रोजेक्ट असेसमेंट, ये सारी चीजें आजकल उसी एआई से हो रही है। तो एआई से क्या होता है, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है। तो पहला मैंने प्रोडक्टिविटी बता दिया, है ना, डिसीजन मेकिंग बता दिया। डिसीजन मेकिंग में क्या है, सिंपल सी चीज है। कोई भी रिटेल कंपनीज है, वो डिमांड प्रिडिक्ट कर सकती हैं एआई से, है ना। मतलब हमको सिर्फ गैस वर्क नहीं चलाना है, डेटा को यूज करके हमको डिसीजन सही लेने हैं। जैसे गूगल मैप्स है, कई जगह हमको रास्ता पता भी होता है थोड़ा बहुत, बट फिर भी हम गूगल मैप लगा लेते हैं, शांति से चलेंगे, वो बताता रहेगा। ठीक है, रास्ता पता भी है, रास्ते में ब्लॉकेड होगा, गड्ढा होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, डाइवर्जन होगा, है ना, गूगल का एआई सब बता देगा। तो एआई क्या करता है, सप्लाई चेन को भी इंप्रूव करता है आगे जाके। जैसे अमेजोन है ना, एआई ऑप्टिमाइज डिलीवरी रूट्स होते हैं उनके। एआई मैन्युफैक्चरिंग को भी कर रहा है, कैसे फैक्ट्रीज यूज कर रही है एआई को, किस तरह से कर रही है, मशीन फेलियर हो गया, उसका ब्रेक डाउन हो गया, उस तरह से वो समझने की कोशिश कर रहा है। तो हिडन चैलेंज क्या है हमारे पास, चैलेंज तो है भाई, एआई दिक्कत तो दे रहा है। दिक्कत क्या दे रहा है, एआई रेवोल्यूशन दिक्कत नहीं दे रहा। प्रॉब्लम कहाँ है पता है आपको, प्रॉब्लम ये है कि जो एआई है ना वो बहुत तेजी में इंपैक्ट कर रहा है। अगर वो धीरे धीरे इंपैक्ट करता है जैसे इंटरनेट ने किया, तो धीरे धीरे लोग उससे एडजस्ट हो जाते हैं। एआई की स्पीड बहुत तेज है इंपैक्ट करने की, तो लोग उतनी तेजी से एडजस्ट नहीं कर पा रहे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो एआई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी कई सारे चैलेंज लेके आता है, हार्डवेयर से रिलेटेड भी है। जैसे मैसिव इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अगर आपको लार्ज एआई मॉड्यूल्स को ट्रेन करना है तो आपको कई गुना ज्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए, और उस कंप्यूटिंग के लिए हमको डेटा सेंटर्स चाहिए, और डेटा सेंटर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अगर घर में फैन चलाते हो, ठीक है, एक सीलिंग फैन लगा लिया, अब वो कम पावर लेता है, पर रनिंग एन एआई डेटा सेंटर इज लाइक पावरिंग द फुल स्मॉल टाउन, पूरे एक गांव बराबर बिजली देनी पड़ रही है। तो आप समझ लो कॉस्ट कितनी ज्यादा है। दूसरा है वाटर कंजम्पशन भी बहुत है, डेटा सेंटर्स में ना उनको कूलिंग सिस्टम के लिए पानी लगता है। तो वो भी एक है, मतलब अभी वैसे ही दुनिया में कोई सी भी ऐसी कंट्री नहीं है जो पानी की शॉर्टेज ना फेस कर रही हो, ऊपर नीचे है सारी चीज। तो लार्ज जो एआई फैसिलिटीज होती है ना, वो मिलियंस ऑफ लीटर ऑफ वाटर एनुअली कंज्यूम कर जाती है। फिर लार्ज डेटा सेंटर की बात कर लें, है ना, अगर इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, तो इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है वो डिमांड क्रिएट कर रही है नए से नए डेटा सेंटर्स बनाने के। तो मैनी इंडियन डेटा सेंटर्स क्या है, उसमें हीट एक ऐसी कंसर्न है, मतलब हमारे यहाँ एसी भी चलते फिर भी हीट तो पूरी नहीं जाती, वाटर का भी कंस्ट्रेंट है। तो मोर देन हाफ ऑफ इंडिया डेटा सेंटर एक्चुअली फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एक्सट्रीम हीट एक्सपोजर, और जो हमने समर्स में देखा भी इस बार क्या गर्मी पड़ी है। तो हायर जो टेम्परेचर होते हैं ना, वो कूलिंग कॉस्ट को बढ़ा देते हैं। जैसे फॉरेन में कांच की बिल्डिंग क्यों बनती है, आपने देखा होगा, फॉरेन में कांच की बिल्डिंग बनती है क्योंकि उनको गर्मी अंदर स्टोर करनी होती है, ठंडे देश है वो, न्यूयॉर्क में देखो। पर अपने यहाँ कांच की बिल्डिंग बनती है शोबाजी में, स्टाइल दिखाने में। उससे क्या होता है, और हीट अंदर ट्रैप होती है। बल्कि हमारे यहाँ ऐसे बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए जो कांच ही कांच की है। फिर उसको कूल करने के लिए एसी लगता है। तो आप समझ रहे हो ना कहीं हम अपनी प्रॉब्लम खुद ही कर रहे हैं, ठीक है। तो कूलिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, ऑफिसेज की कूलिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। कांच का पूरा होगा, वेस्ट फेसिंग होगा, तो आप देख लेना, आपको मुश्किल होगी। जहां आपके अगर बालकनी से सनसेट होता है तो आप गर्मियों के दिनों में तो बालकनी में जा ही नहीं सकते जब तक सनसेट ना हो जाए। तो एआई ग्रोथ कैन ना क्रिएट न्यू सस्टेनेबल चैलेंजेस, बट टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी आर ऑल्सो बिकमिंग इंटरकनेक्टेड। तीसरा डिसरप्शन देखते हैं भाई। तीसरा डिसरप्शन क्या है, क्लाइमेट चेंज। India lost 247 billion labor hours during 2024 due to heat stress. एक्सट्रीम हीट क्या करती है, वर्कर की प्रोडक्टिविटी को कम कर देती है। कोई धूप में काम कर रहा है, सर्दियों में प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहती है, गर्मी में बहुत कम। तो पीपल सिंपली कैन नॉट वर्क अंडर सीवियर हीट कंडीशंस। लाइक आप
45-46 डिग्री में काम करके देखना एक बार। इवन आप बैठ के ही काम करो, चलना और लेबर तो अलग बात है ना। कैन नॉट वर्क सिंपल। सो प्रोडक्टिविटी फॉल हो ही जाएगी। इसमें सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरियाज कौन कौन से भाई देखो अगर, तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, एग्रीकल्चर में हैं, डिलीवरी वर्कर्स हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं। तो इंडिया की हीट वेव्स हमने देखी, राजस्थान में देखी, उत्तर प्रदेश में देखी, है ना, दिल्ली में भी देखी। कहीं ना कहीं इन्होंने काफी अफेक्ट किया है। और इकोनॉमिक लॉस अगर मैं बताऊं, एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लॉस 194 बिलियन। सो क्लाइमेट चेंज इज नॉट जस्ट अबाउट, है ना, environmental issue, or it's not just about temperature. It is affecting economic issues like productivity, है ना, like output, like business cost. So if the shop remains closed for multiple days because of extreme heat, what will happen to the shop? Sales will go down, है ना। So at the national scale this becomes a macroeconomic problem. शॉप के तौर पे मैंने आपको एग्जांपल दिया माइक्रो इकोनॉमिक। तो यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सभी ने देखा कि क्लाइमेट रिलेटेड डिसरप्शंस बहुत हो गए। अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप है यूएसए में, कई सिटीज में टेम्परेचर 35 प्लस भी जाएगा। टेक्सास जैसी सिटी जहां वेन्यू, वहां पे 22 मिनट्स के आसपास फर्स्ट हाफ में, और वैसे ही 67 मिनट्स के आसपास सेकेंड हाफ में एक हाइड्रेशन ब्रेक दिया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि फुटबॉल जैसा गेम जो कि सिर्फ 45 मिनट लगातार चलता था, कोई ब्रेक नहीं होता था, बट क्लाइमेट चेंज की वजह से वहां भी ब्रेक करने पड़ रहे हैं, है ना। तो क्लाइमेट इज बिकमिंग एन इकोनॉमिक इशू। मतलब पहले क्या थिंकिंग थी कि क्लाइमेट ना सिर्फ एनवायरमेंटल इश्यूज है ना, बट अभी क्लाइमेट क्या है, ये इकोनॉमिक इशू है। तो ई कॉमन है इधर, पहले ईएनवी था, अब आप समझ लो ईसीओ है। इकोनॉमिक इशू हो गया, मतलब क्लाइमेट चेंज जीडीपी को अफेक्ट करेगा, आपके एम्प्लॉयमेंट पे को अफेक्ट करेगा, इन्फ्लेशन को करेगा, सरकार के फाइनेंसेस पे भी करेगा। तो एनर्जी रिस्क, क्लाइमेट रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क, ये तीनों रिस्क बहुत बड़ी है। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं व्हाई गोइंग ग्रीन इज एक्चुअली अ बिजनेस स्ट्रेटजी। ये समझने की कोशिश करते हैं। सो ट्रेडिशनल थिंकिंग मैंने क्या बोलता, ग्रीन अगर आपको कुछ भी करना है तो कॉस्ट है, मतलब उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा। ये हमारा पहले का कॉर्पोरेट व्यू था कि एनवायरमेंटल कंप्लायंस क्या होंगे, एक्स्ट्रा पेपर वर्क बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा, है ना, रेगुलेटरी बर्डन बढ़ जाएंगे। तो इंस्टॉलिंग लाइक पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट वो कॉस्ट मानी जाती थी। अब सस्टेनेबिलिटी इज इक्वल टू एक्सपेंस, मतलब मेनी कंपनीज पहले सोलर पैनल्स को एक्सपेंसिव लग्जरी दिखती थी। एनवायरमेंटल कंप्लायंस इज इक्वल टू बर्डन, मतलब पहले लोग ये देखते थे कि, है ना, हेल्थ इंश्योरेंस को कैसे देखते थे, अननेसेसरी एक्सपेंस है। जब तक कोई इमरजेंसी नहीं आएगी किसी को हेल्थ इंश्योरेंस की वैल्यू समझ नहीं आएगी, ये प्रॉब्लम। न्यू थिंकिंग क्या कहती है, ग्रीन मतलब कंपेरेटिव एडवांटेज। फॉर एग्जाम्पल आप बिजली सोलर से चला रहे हो, आपका बिल कम आएगा। अगर सरप्लस में कर रहे हो तो आपका बिल माइनस में भी आएगा, है ना। तो अब कंपनीज जो कम रिसोर्स यूज कर रही है वो ज्यादा एफिशिएंट है। जैसे एक फैक्ट्री हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रही है कॉम्पिटिटर से, मतलब प्रॉफिट अपने आप इंप्रूव हो गया ना। तो अगर आप रेवेन्यू नहीं बढ़ा पा रहे हो तो एक्सपेंडिचर कम कर लो। ग्रीन इज इक्वल टू रिस्क रिडक्शन, मतलब यहाँ पे क्या है, लेस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल है, मींस लेस एक्सपोजर टू ऑयल शॉक्स। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, आपने कुछ मीम देखे होंगे, अभी हाल ही में मैंने सोशल मीडिया देख रहा था जब पेट्रोल प्राइस और इस सब का चल रहा था, तो एक इंसान इलेक्ट्रिक बाइक घुमाते पेट्रोल पंप के उधर से घुमा के निकल गया, लोगों को चिढ़ाता हुआ, क्योंकि उसको जरूरत नहीं थी पेट्रोल की, आप लगो लाइन में। तो कहीं ना कहीं आप देखो रिस्क रिडक्शन भी है, प्राइस कितने ही बढ़ जाए डजेंट मैटर। सो सोलर पावर्ड फैक्ट्रीज भी हैं जो लो कॉस्ट करती हैं। ग्रीन मतलब फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी। तो इन्वेस्टर्स अभी देख रहे हैं कि सस्टेनेबल बिजनेसेस जो हैं उसी में इन्वेस्ट करें, है ना। तो सस्टेनेबिलिटी शिफ्टिंग फ्रॉम सीएसआर टू कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी बन गया है ना। कुछ केस स्टडी रखी है मैंने छोटी छोटी, इसको फटाफट देख लेते हैं। 2006 की बात करते हैं, 85% फॉसिल फ्यूल बिजनेस था इस कंपनी का, और स्टार्ट, है ना, इसको ओ ही पढ़ते हैं, और स्टेट, तो डेनमार्क की कंपनी है ना। 2026 की बात कर ले, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफशोर विंड डेवलपर बन गया। रिजल्ट, रिड्यूस फ्यूल प्राइस रिस्क, स्टेबल रेवेन्यूज एंड ग्लोबल लीडरशिप। तो कंपनी ने पूरा ट्रांसफॉर्म ही कर दिया बिजनेस मॉडल, फ्यूल प्राइस के रिस्क को कम कर दिया, रेवेन्यू को स्टेबल कर दिया, है ना, और ग्लोबल लीडरशिप में आगे निकल गए। मतलब जो अडेप्टेशन था उसने क्या किया,
उसने बनाया कंपैरेटिव एडवांटेज। ठीक है, दूसरी केस स्टडी देखते हैं हिंदुस्तान जिंक की। वाटर स्केर्सिटी चैलेंज था इनका उदयपुर में, फिर उन्होंने क्या किया, वाटर रिसाइकलिंग एंड डिजिटल वाटर मैनेजमेंट, ये दो चीजें की। अचीवमेंट क्या हुआ, 71 बिलियन लीटर्स का पानी रिसाइकल कर लिया, और 28% रिडक्शन हुआ इनका फ्रेश वाटर यूज में। तो इमेजिन करो, आप एक हाउस होल्ड हो, अगर आप रीयूज कर रहे हो वाटर को फॉर गार्डनिंग, क्लीनिंग एंड ऑल, जैसे आपके घर में आरओ लगा होगा, आप आरओ का पानी जो बहता है उसे नाली में बहने दो, दूसरा ऑप्शन है आप उससे कपड़े धो सकते हो, गाड़ी धो सकते हो, बहुत सारी चीजें ऐसी कर सकते हो जिससे वो पानी का रीयूज हो जाए। सेम लॉजिक बिजनेसेस पे अप्लाई करता है ना। तो रिसोर्सेज लंबे चलेंगे, सेम पानी ज्यादा चलेगा। तो बिजनेसेस क्या रिड्यूस कर रहे हैं, डिपेंडेंसी कर रहे हैं जो भी रिसोर्स स्केर्स हैं उसके लिए, ताकि वो आगे जाके स्ट्रांग बन जाए। ठीक है, आ जाते हैं हम अगली स्लाइड पे। ग्रीन इज बिकमिंग अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। सबसे पहली चीज की बात करते हैं। अब यहां पर ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि सस्टेनेबिलिटी इज ओनली अबाउट रिड्यूसिंग पोल्यूशन। नहीं, ये व्यू आउटडेटेड है। नया व्यू क्या है, द मॉडर्न इकोनॉमी क्रिएट्स एंटायरली न्यू इंडस्ट्रीज अराउंड सस्टेनेबिलिटी। है ना, जैसे हम सोचते हैं कि पैसा लिमिटेड है दुनिया में, नहीं, आप काम करो और टैलेंट दिखाओ, आपको पैसे मिलेंगे किसी भी प्रोफेशन में। देश में एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं है, उस एम्प्लॉयमेंट को लेने वाले युवाओं की कमी है। तो जस्ट लाइक आईटी रेवोल्यूशन, क्या हुआ था आईटी रेवोल्यूशन 2000 के आसपास जो आया था, 1990 से शुरू हुआ था, आईटी बबल आया था 2000। उन्होंने क्या किया, नई कंपनी बनाई, नई जॉब्स बनाई, नए मार्केट बनाए, है ना। तो ग्रीन ट्रांजिशन इज ऑल्सो लाइक क्रिएटिंग न्यू मार्केट्स, है ना, न्यू इकोसिस्टम टुडे। ठीक है, सो 1995 की बात करता हूं। काफी कम लोग बिलीव करते थे कि सॉफ्टवेयर इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा। मतलब पहले ही माना जाता था 90s के पहले कि अगर आपको डेवलप कंट्री बनना है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग में जाना पड़ेगा। मतलब बड़े बड़े कंटेनर्स आपने देखे होंगे, शिप्स पे चढ़ते हैं, वही आपको एक्सपोर्ट करने हैं, आप भी बनो। पर इंडिया ने सर्विस एक्सपोर्ट करके भी डॉलर्स कमा लिए। तो चाइना मैन्युफैक्चरिंग में, हम सर्विसेज में, यूएस की बल्ले बल्ले, दोनों कंट्री, दोनों दुश्मन, दोनों को एक एक चीज पकड़ा दी, अमेरिका ने फायदा उठाया। अमेरिका ने चाइना को मैन्युफैक्चरिंग सिखाया, सारा हार्डवेयर, इंडिया को सिखाया सॉफ्टवेयर, आपस में ये मिलेंगे नहीं, तो अमेरिका भी सेफ रहेगा, नहीं तो हम मिलके अमेरिका को बीट कर देते। आप समझ रहे हैं? तो काफी कम लोग इस बात पे बिलीव करते हैं, है ना। अभी क्या करता है, मैंने इकोनॉमिस्ट क्या बिलीव करते हैं कि ग्रीन इंडस्ट्रीज ना आगे जाके एक मेजर ग्रोथ इंजन बनने वाली है। ठीक है, इसको देखते हैं। एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स, सस्टेनेबल मटेरियल्स, ग्रीन टेक्नोलॉजी, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स, ईवीज, बैटरी टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, बायोफ्यूल्स, सर्कुलर इकोनॉमी प्रोडक्ट्स। सिंपल सा मतलब है, जो बिल्डिंग्स है ना वो काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। अब एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम कर देंगी, कूलिंग की कॉस्ट कम हो जाएगी, कार्बन एमिशन नहीं होगा। भाई एसी का आउटर भी तो गर्मी करता है, आप कभी जाना किसी बिल्डिंग के एसी के आउटर वाले एरिया में, है ना। सपोज फॉर एग्जांपल दो दो घर है, ठीक है, दो घर हैं, दोनों में एसी लगा है। एक हाउस में बेटर इंसुलेशन है, दूसरे में वेंटिलेशन अच्छा है। अब किस एसी, किस घर में एसी कम चलेगा, आप बता ना, किसका बिजली का बिल कम आएगा, किसकी एनर्जी एफिशिएंट रहेगी। अब जो मॉडर्न ऑफिसेज है ना बेंगलुरु में और हैदराबाद में या गुरुग्राम में, वो ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। कंपनीज भी कई गुना, है ना, सेव कर पा रही है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होता है। ईवीज की बात कर ले तो ईवी का रेवोल्यूशन भी है ना, ये ट्रांसपोर्टेशन को पूरा चेंज कर रहा है। तो इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग ऑयल हम इलेक्ट्रिसिटी पे ही फोकस करें। लाइक पेट्रोल बाइक कितने पे चलती है, 2 रुपए 3 रुपए किलोमीटर पे, इलेक्ट्रिक स्कूटर चलता है 1 रुपए किलोमीटर, बल्कि कारें चलती हैं कुछ कुछ तो 1 या 2 रुपए किलोमीटर पे। तो आप समझ सकते हैं। तो कंपनी जैसे टाटा मोटर्स, है ना, ओला इलेक्ट्रिक और भी हैं, वो काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है हेविली ईवी में, है ना? तो चाइना यहाँ पे बन गया है वर्ल्ड लार्जेस्ट ईवी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इवन बैटरी टेक्नोलॉजी, क्योंकि उसने जल्दी अपना ईवी प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करना शुरू किया, है ना। तो कंट्री आज की तारीख में जो ईवी के सप्लाई चेन को कंट्रोल करती है वो इंडस्ट्रियल लीडर है, इसीलिए अमेरिका चाइना से घबराता है।
बैटरी टेक्नोलॉजी की बात करूं तो बैटरी भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इंपॉर्टेंट एज ऑयल टैंकर्स। आप देखो, क्योंकि वो स्टोर करती है एनर्जी, है ना। ईवी का के लिए इंपॉर्टेंट है। ईवी की बैटरी सपोर्ट के लिए हमको चाहिए ईवी चाहिए, है ना, सोलर एनर्जी चाहिए, डेटा सेंटर्स चाहिए, ग्रिड स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें चाहिए। जैसे पावर बैंक होता है, आपका पावर बैंक होता है, क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करता है आपके फोन के लिए। और बैटरी का इकोसिस्टम क्या करता है, आपकी एनर्जी इकोनॉमी के लिए सेव करता है। फिर आ जाता है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पे, है ना। अब एग्रीकल्चर में आपने इस साल देखा काफी हीट वेव्स थी, ड्रॉट थी, अभी बारिश आ रही है, फिर फ्लड हो जाएगा। तो ऐसे सीड्स लाए जो ड्रॉट रेजिस्टेंस हो, मतलब कम पानी मिला तो भी उग गए। प्रिसीजन फार्मिंग करें, है ना, सैटेलाइट से मॉनिटर करना चीजें। फिर इरिगेशन के सिस्टम लगा ऐसे जिसमें सीधा जड़ में पानी जाए, है ना, जैसे हम कहते हैं माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप एंड स्प्रिंकलर। तो इंस्टेड ऑफ वाटरिंग द एंटायर गार्डन ब्लाइंडली, है ना, आप सिर्फ पानी जिस पेड़ को चाहिए आप उतना करो, दैट इज प्रिसीजन एग्रीकल्चर। आपने देखा होगा राइस की फील्ड्स देखी होगी, कैसे पानी भर देते हैं पूरा, उससे क्या होता है, पानी इवेपोरेट हो जाता है, सॉइल में सैलिनाइजेशन हो जाता है। तो काफी सारे एग्री टेक स्टार्टअप है जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। वो वेदर बेस्ड क्रॉप एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं। बायोफ्यूल्स की बात करूं तो इथेनॉल और बायोडीजल के लिए, बायोफ्यूल्स क्या होता है, कन्वर्ट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इनटू एनर्जी। अभी पेट्रोल में इथेनॉल मिक्सिंग एन्यूअल चल रहा है, लोग उसको लेके बवाल भी मचा रहे हैं कि हमारी गाड़ी खराब हो रही है, इंजन खराब हो रहा है। पर जो नई गाड़ी आ रही है वो अब उससे कंप्लाइंट आएंगी, उससे रिलेटेड आएंगी। तो वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली क्लाइमेट के लिए फायदेमंद ही है ना। तो इससे क्या होगा, ऑयल के इंपोर्ट हमारे कम हो जाएंगे, हमको ज्यादा फर्क, 85% अभी हम हमारी एनर्जी का रिक्वायरमेंट का इंपोर्ट करते हैं। तो वो कम हो जाएगा, जब कम हो जाएगा तो हमारा डॉलर का आउटफ्लो कम हो जाएगा। दूसरा है बायोफ्यूल्स की वजह से फार्मर्स को सपोर्ट भी मिलेगा और एनर्जी सिक्योरिटी आ जाएगी, क्योंकि बायोफ्यूल्स ना एग्रीकल्चर पॉलिसी को एनर्जी पॉलिसी से कनेक्ट करता है। सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं, जैसे ट्रेडिशनल इकोनॉमी क्या करती थी, क्या आपने कोई चीज ली, उस टेक, यूज एंड थ्रो, TUT। सर्कुलर इकोनॉमी क्या कहती है ना, आपने देखा होगा यू, ट्रिपल आर, है ना, ऐसा कोई एरो देखा होगा आपने, है ना, चीजों पे बना रहता है, प्लास्टिक की चीजों में खासकर। सो रीयूज, रिसाइकल, रिकवर। पहले क्या था, चम्मच ली प्लास्टिक की, यूज किया और फेंक दिया। पर आज की तारीख में रिसाइकलिंग है, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, है ना। ये सारी चीजें हैं। पहले डिस्पोजल प्लास्टिक बॉटल आती थी, आज बहुत सारे लोग स्टील बॉटल बॉटल यूज करते हैं, है ना। सो कंपनीज भी उसी तरह का मटेरियल, मतलब जो डिमांड होगी वही सप्लाई करना शुरू हो जाएगी। सो इकोनॉमिक बेनिफिट अगेन यही है ना। रियल एग्जांपल की बात करूं तो गोदरेज एंड बोयस, सो ओवर 1/3 ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम दीज थ्री। मतलब ये बता रहा है कि सस्टेनेबिलिटी भी रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है ना, इट्स नॉट जस्ट कंप्लायंस। तो एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस बना रहे हैं, सस्टेनेबल मटेरियल, ग्रीन टेक्नोलॉजी सब बना रहे हैं, और 50% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ग्रीन प्रोडक्ट्स ये उनका टारगेट है। तो यहाँ पे लेसन क्या है हमारे लिए, लेसन ये है कि कंज्यूमर्स अभी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, बहुत सारे आप देखना, मैं बहुत सारे यूथ को देखता हूँ वो पॉलिथीन नहीं लेते। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आप एक ऐसी चीज क्या करते हो जो एनवायरनमेंट के लिए छोटी सी है, आपके बस में है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सोलर प्लांट्स लगा दो, है ना, या फिर आप दिल्ली का जो प्रॉब्लम है स्मॉग का हर सर्दी में वो खत्म कर दो, नहीं, आप छोटी सी छोटी चीज, आप RO से पानी बचाते हो, या फिर आप ऐसा क्या करते हो जिससे कि आप एनवायरनमेंट को रिटर्न दे रहे हो। तो आप मान लीजिए पॉलीथीन नहीं लेते शॉप से, तो वो भी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि पॉलीथीन की डिमांड कम होती जाएगी, जब डिमांड कम होगी तो सप्लाई नहीं बनेगी। डिमांड सप्लाई का खेल है ना। जैसे बांग्लादेश बॉर्डर पे क्या था, डिमांड सप्लाई थी, बंगाल में डिमांड थी बांग्लादेशी घुसपैठियों की वोट डालने के लिए। अब वोट के लिए कोई बचा ही नहीं है, उनका वोट कोई मांग भी नहीं रहा, तो सोच रहे हैं यहां से गए। तो डिमांड सप्लाई का खेल था, डिमांड थी बंगाल में, सप्लाई थी बांग्लादेश से। अब वो रिवर्स हो रही है, क्योंकि यहाँ डिमांड ही खत्म हो गई। तो सेम वे पॉलिथीन की डिमांड खत्म हो जाएगी देश में, तो पॉलिथीन बनना बंद हो जाएगी। क्योंकि एक डेमोक्रेसी में सरकार ऐसे नहीं बोलती कल से पॉलिथीन बंद, क्यों, पॉलिथीन की इंडस्ट्री से भी लोगों का रोजगार जुड़ा है, बहुत सारी चीजें एकदम से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल इन्फोसिस का भी है ना। इन्फोसिस ने भी अपना ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया है, और जो एनर्जी कंजम्पशन है वो, है ना, उसको चेक पे रखा है। ग्रीन बिल्डिंग, है ना, स्मार्ट एनर्जी सिस्टम, एफिशिएंट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हैं। ठीक है।
ग्लोबल ट्रेंड की बात कर लें तो ग्लोबल ट्रेंड में क्या है, कंपनीज प्रोड्यूसिंग लो कार्बन प्रोडक्ट्स आर इंक्रीजिंगली अट्रैक्टिव। जैसे चीपर कैपिटल, इन्वेस्टर्स भी इंटरेस्टेड है, फ्यूचर की कंपनी, रिस्क भी कम है, फ्यूचर रेडी है, गवर्न भी है, उससे इन्वेस्टर्स भी मिलते हैं, वैल्यूएशन बेटर मिलता है। फिर इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? अब एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग देखो तो इंडिया का जो ग्रीन ट्रांजिशन है ना, वो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की अपॉर्चुनिटी रखता है, क्योंकि इंडिया पहले से ही एक लार्ज मार्केट है। फिर इसमें एनर्जी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, प्लस हमारे पास यूथ भी है, प्लस हमारी पॉलिसी भी सपोर्ट में बन रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के। जैसे एक नया हाईवे बनता है, मान लीजिए दिल्ली देहरादून हाईवे बना है, तो बिजनेस इन्वेस्ट करते हैं अराउंड इट, पीपल आर इन्वेस्टिंग इन एनएचआईए स्टॉक्स एज वेल। तो टोल पे जो पैसा कलेक्ट होता है आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको इनकम भी हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें सरकार ने खोली है फंड्स को रेज करने के लिए, और जब चीज सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएगी तो नए इन्वेस्टर्स भी उस तरफ इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्टर्स आज पोजीशन क्या कर रहे हैं कि भाई ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बात करनी है। ये 48 मिलियन जॉब्स बनाने का टारगेट रखा है। किस किस से जॉब्स कहाँ कहाँ बनेगी? सोलर में बनेगी, सोलर टेक्नीशियंस में, है ना, ईवी के इंजीनियर्स में, बैटरी के स्पेशलिस्ट में बनेगी, है ना, क्लाइमेट कंसल्टेंट में बनेगी। भाई मान लीजिए आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, क्लाइमेट कंसल्टेंट का अप्रूवल रिक्वायर्ड है ना। ऐसे ही ग्रीन फाइनेंस। तो ये सारी चीजें देश को आगे बढ़ाएंगी। नाउ इंडियाज रोड मैप फ्रॉम ग्रीन कंप्लायंस टू ग्रीन लीडरशिप। अब जैसे इंडिया ने 1990s में क्या किया था, आईटी रेवोल्यूशन आया था। 2020 से 2040 तक इंडिया एक पोटेंशियल ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडस्ट्री एंड एनर्जी कर सकता है। ये ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर वाला नहीं, ग्रीन एनर्जी वाला। तो इसमें रिन्यूएबल एनर्जी बना सकते हैं, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, क्लाइमेट की टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज है रिड्यूस फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी। धीरे धीरे 90% के आसपास हम इंपोर्ट कर, अब कहीं भी ऑयल शॉक आएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, ट्रेड डेफिसिट आ जाएगा, है ना, रुपये की स्टेबिलिटी हर्ट हो जाती है। तो सपोज फॉर एग्जांपल, है ना, आपका हाउस होल्ड है, आप एक हाउस होल्ड में रहते हैं, 90% आप फूड एक ही शॉप से लेते हैं, प्राइस बढ़ गया तो आप वल्नरेबल हो गए ना। सेम रिस्क ऑयल के साथ है, सेम रिस्क है ना। हिस्टोरिकली हमने देखा भी 1991 में हम फंस गए थे इसी वजह से, क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कम बचे थे। जितना डॉलर कमाएंगे नहीं और देंगे उतना, तो कैसे चलेगा? इट्स नॉट सस्टेनेबल ना। आपके खर्चे ज्यादा, इनकम कम है। 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना चला लोगे, उसके बाद 3 साल चला लोगे, मान 5 साल चला लोगे, पर कभी ना कभी तो यू हैव टू कम, है ना, इन अ पॉजिटिव सेंस। सो दीज आर द थिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको एनर्जी सिक्योरिटी होनी चाहिए, मतलब डिपेंडेंसी कम करनी है एक्सटर्नल सप्लायर पे, ठीक है। ट्रेड बैलेंस को बेटर करना है ना, मतलब कहीं ना कहीं ऑयल के जो इंपोर्ट है वो हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ाते हैं। फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मतलब जियोपॉलिटिक कॉन्फ्लिक्ट, कहीं भी कुछ भी चलता रहे, वल्नरेबिलिटी खत्म करनी है ना। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी क्या किया, जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स थे ना, उनको काफी एक्सपैंड किया है। आप न्यूज में पढ़ रहे होंगे लगातार, मैंने डिस्कस भी किया है, इसलिए मैं यहाँ डिस्कस अलग से नहीं कर रहा हूँ। पर आपने पिछले वीडियोस में देखा था स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हमने कितने दिन का बढ़ा लिया। दूसरा है बिल्डिंग ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग। तो ये चीज मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, मतलब इंडिया चाहती है कि सोलर पैनल बने तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन में बने, है ना। बैटरीज ईवी के लिए इंपॉर्टेंट है, एनर्जी स्टोरेज के लिए है, ईवी फ्यूचर ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम। चाइना में अब जाओ, हम पाकिस्तान से क्यों कंपेयर करते हैं? पाकिस्तान और हमारा कोई लेवल ही नहीं है। हमको कंपेयर करना चाहिए साउथ कोरिया से, चाइना से, सिंगापुर से। ठीक है, सिंगापुर आप बोलोगे एक छोटी सी कंट्री, मैं कह रहा हूं मुंबई को सिंगापुर बना दो ना। आपको पता है ली क्वान यू जो सिंगापुर के फाउंडर थे, उन्होंने एक बार कहा था अपने इंटरव्यू में कि उन्होंने सिंगापुर का जो डेवलपमेंट प्लान है वो कोलकाता से इंस्पायर्ड होकर बनाया है। मतलब सिंगापुर जैसी सिटी कंट्री कोलकाता से इंस्पायर्ड हुई। आज सिंगापुर को देखो और हमारे कोलकाता को देखो, आपको काफी दुख होगा। तो ये चीज है। फिर बायोफ्यूल्स मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, एग्रीकल्चर और एनर्जी का इंटीग्रेशन है, फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी यहाँ। ग्रीन हाइड्रोजन की बात करूं तो ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल फ्यूल फॉर फ्यूचर है। तो पहले क्या होता था, कंट्रीज कंप्यूटर को इंपोर्ट करती थी, है ना। आज क्या करती हैं, आज काफी कंट्रीज प्रोड्यूस करती हैं कंप्यूटर्स। ऐसे ही इंडिया ग्रीन टेक्नोलॉजी अभी इंपोर्ट करता है, बट धीरे धीरे उसको बनाना चाहता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। फिर तीसरा आता है डेवलप ग्रीन स्किल्स। ग्रीन स्किल्स बनानी है, मतलब डिमांड है ना, फास्टर देन सप्लाई है, यहां पर देख सकते हैं। तो भाई कार्बन अकाउंटिंग, ईएसजी कंसल्टिंग, रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग, क्लाइमेट एनालिसिस, ग्रीन फाइनेंस। मतलब 20 साल पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा डिमांड थी,
आज ग्रीन प्रोफेशनल्स भी उसी रास्ते पे जा रहे हैं। अगर तो आप ग्रीन प्रोफेशनल बन जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका करियर सेट है। ठीक है, फिर आते हैं इन्वेस्ट इन इनोवेशन। इनोवेशन में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी, है ना, लीडर्स क्या करते हैं, वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू को कैप्चर करते हैं, है ना, जिसे हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं। शुरू शुरू में अगर आप किसी इंडस्ट्री में घुसोगे तो आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो कंट्रीज मेकिंग सोलर पैनल्स दे अर्न हाई देन दोज हु आर जस्ट इंस्टॉलिंग इट। तो इंडिया के स्टार्टअप में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, है ना, सीवीड बेस्ड बायोफ्यूल पे, कार्बन ट्रैकिंग सिस्टम पे, एनर्जी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज पे। तो इससे क्या हो रहा है ना, फर्म्स को भी हेल्प हो रही है कार्बन मॉनिटर करने में, एमिशन, है ना, एनर्जी वेस्ट भी कम हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगी। जैसे स्मार्टफोन की ऐप क्या करती हैं, आपकी डेली स्पेंडिंग को ट्रैक करती हैं, डेली ट्रैक करती है आपने कितना फोन चलाया, कितना स्क्रीन टाइम है, वैसे ही सेम चीज है। तो कार्बन ट्रैकिंग क्या करेगी, एनवायरमेंटल स्पेंडिंग को ट्रैक पर रखेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन जो इंडियन यूनिकॉर्न की है ना, वो अब नहीं आएगी फूड फूड डिलीवरी ऐप से या ई कॉमर्स की ऐप से, लाइक फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी। अब वो किस में आएगी, अब वो आएगी एनर्जी टेक्नोलॉजी में, है ना, जो क्लाइमेट एनालिटिक्स होते हैं उसमें, या फिर कार्बन मैनेजमेंट में, इस चीजों में आएगी। तो लास्ट डेकेड जो था उसने इंटरनेट यूनिकॉर्न बनाए थे, बट अब हम क्लाइमेट टेक यूनिकॉर्न बनाएंगे, क्लाइमेट और टेक्नोलॉजी का मिलन। तो जो ओल्ड इंडस्ट्री मॉडल था वो ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन करता था ग्रोथ देने के लिए। आज जो एफिशिएंट करता है, करेगा एफिशिएंट एनर्जी यूज, वो कंपेरेटिव एडवांटेज में जा पाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सिंपल सी चीज समझते हैं। रोज 8 बजे मैं आपसे मिलता हूं, है ना। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज सुन के जाना, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर दो फैक्ट्री है, सेम प्रोडक्ट बनाती है, एक 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी यूज करती है और दूसरी मान लो 60 यूनिट करती है, तो 60 यूनिट यूज करने वाली फैक्ट्री बी मान लो, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी, उसकी कॉस्ट कम है। तो ये असली में जो ये है इकोनॉमिक कंपटीशन ऑफ 21st सेंचुरी। इट्स नॉट अबाउट गेटिंग एक्सेस ऑफ एनर्जी अलोन, बट इट इज अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ लाइक विच इकोनॉमीज कन्वर्ट एनर्जी इनटू ग्रोथ, है ना। तो यहां पर जो भी चीज मैंने आपको बताई, आप इसमें सिंपल सा एक चीज बहुत अच्छे से समझिएगा कि अगर इंडिया ने इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ, सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन ट्रांजिशन, इसको एज अ बर्डन ना देखते हुए इसको एक अपॉर्चुनिटी देखी, तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हिस्ट्री में। सो फ्यूचर बिलोंग्स नॉट ओनली टू कंट्रीज दैट ग्रो फास्ट, ओके, इट बिलोंग्स टू द कंट्रीज दैट ग्रो स्मार्ट। इसी नोट पे आज का वीडियो खत्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं 8 बजे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप इसके बारे में आपका क्या डायरेक्शन है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप एक छोटी सी चीज क्या करते हैं एनवायरनमेंट के लिए। मेरे लिए ही नहीं सही, एक एनवायरनमेंट, अर्थ, मदर अर्थ हम बोलते हैं, पर हम एक छोटी सी चीज एनवायरनमेंट के लिए क्या करते हैं, वो आप मुझे जरूर अपना एक पर्सनल छोटा सा 1 लाइन 2 लाइन में जो भी आप हो उसको जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।